अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रॉन्ग महफूज़ अली नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 18,771 अरब रुपए का बजट पेश किया और आज पंजाब हुकूमत ने भी तकरीबन 5,500 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। वफाकी बजट और सूबाई बजट में क्या रेवेन्यू मुहैया लिए गए हैं और क्या अवाम को रिलीफ दिया गया है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के मेरे साथ मौजूद हैं आशिक अली राणा साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक नायब सदर हैं पाकिस्तान टेस्ट बार एसोसिएशन के और साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, नायब सदर भी रह चुके हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के और मौजूदा सदर भी हैं ILA पंजाब चैप्टर के। आशिक अली राणा साहब, आपको हम प्रोग्राम से खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले शुक्रिया ये जी। बताइएगा, जो वफाकी बजट पेश किया गया था, उसको ओवरऑल आप किस तरह देख रहे हैं? जी, यूबी साहब बजट जो ओवरऑल जो आप कह रहे हैं, वो तो बहुत दिखने में तो ये है कि बड़ा फ्रेंडली और एक्सपोर्टर्स के लिए और आईटी वालों के लिए बड़ा खुशाइंद बजट है। और मैं समझता हूँ कि ये वह जो बजट है जिसमें इन्होंने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ अपना पहला कदम रखा है। हमने 12 दफ़ा बार लेवल पे और अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी कहा कि फिक्स टैक्स regime की तरफ आएँ। जो रिटेलर हज़रात हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है और टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो एफबीआर ने कई सालों से ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस एक अदारा भी बनाया, उस हवाले से एक उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम बनाया, उसका डायरेक्टरेट बनाया, तो उसको आगे चला नहीं सके। जैसे हमने देखा कि पिछले साल भी तजर्बा किया ताजो 2 स्कीम के हवाले से, वो भी नाकाम रहा। तो मैं समझता हूँ फिक्स टैक्स regime में जो है, अगर इस पे कोशिश की जाए तो ये स्कीम कामयाब हो सकती है। राणा साहब, जो पंजाब ने आज बजट पेश किया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, जो पंजाब में बजट आज पेश किया है, इसमें 752 अरब रुपए का उन्होंने तरक्याती बजट रखा है और इसमें जो हमारा कंसर्न रिगार्डिंग पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से है, उनकी जो एक टारगेट था उन्होंने उससे ज़्यादा अचीव किया। जी, जी। उनका 340 अरब का था, उन्होंने 370 अरब बजट जो है यानी उन्होंने 540 अरब रुपए अब दोबारा रख दिया गया है। अब हाँ, देखिए वो अगर वो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो लाहौर शहर से जो दूसरे पंजाब तो पूरे लाहौर नहीं है, इसमें जो दूसरे हमारे ज़िले हैं, छोटे-छोटे जो हमारे सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी ये काम हो रहा है, सर्विस प्रोवाइडिंग बैठे सारे लोग बैठे हुए हैं, उन पे भी टैक्स लगाया जाए, अ, ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस की तरफ लेके पंजाब जाया असेंबली जाए। में कहा भी गया है कि वो पंजाब भी को फिक्स टैक्स स्कीम ला रही है। देखिए, अगर कोई फिक्स स्कीम लेके आएगी तो वो कामयाब होगी क्योंकि लोगों को सबसे पहले टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है। आपने देखा कि पहले जब भी लोग आए हैं, रजिस्टर्ड हुए आए हैं, वो 2000 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब सर्वे हुआ था, शायद पुराने लोग इसको समझते पता है उनको, तो उस वक़्त जो सर्वे हुआ था लोग टैक्स नेट में आए थे, आज भी वही लोग हैं। या जो मजबूरन फाइलर हुए हैं अपने आप को लेकर आए हैं, रजिस्टर होना पड़ता है, वो लोग इस नेट के अंदर हैं। अदरवाइज़ जब तक स मुल्क के अंदर सर्वे नहीं होगा, नए टैक्स गुज़ारों को रजिस्टर नहीं किया जाएगा और फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं लेकर आई जाएँगी, तब तक टैक्स नेट में ना न टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, ना टैक्स पेयर की तादाद बढ़ेगी। अच्छा, आशिक राणा साहब, वफाकी बजट में आप क्या समझते हैं, कौन-कौन से ऐसे रेवेन्यू मुहैया लिए गए हैं जहाँ से ये टैक्स टारगेट पूरे होंगे? देखिए जी, इसमें जो रेवेन्यू मेजर्स हैं ये लिए गए हैं कि हमारे जो इन्होंने एक तो किया है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से फेसलेस का इन्होंने सिस्टम लेकर आए हैं। एआई के ज़रिए और उसके मॉड्यूल लेकर आए हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी जल्दी कामयाब नहीं होगी। ये एकदम के अंदर पॉलिसी बना देना और लोगों को बता देना कि तमाम जो सिस्टम आप इसके अंदर लेकर आ गए हैं, ये सारा सिस्टम जो है ई मॉड्यूल में चला जाएगा। इस तरह ये कामयाब नहीं होगा। मैं समझता हूँ इनको रेवेन्यू ये मैयर बनाने के लिए देखिए अपीलों को भी इसमें फेसलेस स्कीम में ले गए हैं, एआई में ले गए हैं। इसी तरह असेसमेंट ऑर्डर्स जो होंगे, जब तक आप इस सिस्टम को लाने के लिए आपको इसके पैरेलल मॉड्यूल को देना पड़ेगा साथ और मैनुअल मॉड्यूल जैसे चल रहा है ऑलरेडी और वो भी ऑनलाइन ही है, बारकोडेड है, उसको साथ चलाना पड़ेगा। एकदम से अगर आप कहें कि जनाब ये वेरी नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद सर 1 जुलाई से सिस्टम नाफिज़ुल अमल हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये एक लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हर जगह पे, हर ऑफ़िसर्स के पास, हर टैक्स कंसल्टेंट के पास, हर टैक्स गुज़ार के पास ये सहूलियात, ये इतनी आईटी टेक्नोलॉजी, इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। और आपका जो क्वेश्चन है कि रेवेन्यू मेजर्स कैसे इंक्रीज़ होगा, तो मैं समझता हूँ जो जैसे ये फिक्स टैक्स regime लेकर आए हैं और जिस तरह ये लोगों को एक्सपैंड कर रहे हैं और टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को जो रिलीफ़ दे रहे हैं, एक्सपोर्टर्स का जो टैक्स रेट कम किया है, 2% से 1.25% में लेकर आए हैं। आईटी वालों का जो इन्होंने 0.25% को 2026 से 2029 तक एक्सपैंड कर दिया है। तो मैं समझता हूँ इस तरह क्या होगा कि लोगों के अंदर एक टैक्स गुज़ारों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा
और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फॉरेन एमिटेंस हैं मुल्क के अंदर आएँगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और जो फॉरेन एमिटेंस आएँगे तो अल्टीमेटली हमारा जो है मुल्क के अंदर जो हमारे फॉरेन रिज़र्व बढ़ेंगे और मुल्क खुशहाल होगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अच्छा, अशरफ अली साहब, इसमें वफ़ाकी बजट में सबसे बड़ा काम जो रिलीफ़ मिला है, आप नहीं समझते सुपर टैक्स को ख़त्म किया गया है, 7ई को ख़त्म किया सर गया है, देखिए सीवीटी को ख़त्म किया है। ये कोई आम बंदे थे, आप समझते हैं कोई गरीब बंदे थे जिन पे टैक्स ख़त्म किया गया है? देखिए हमें तो जो बताया गया था, अवाम को जो बताया गया था, अशराफिया पर ये टैक्स लगाया गया, सुपर टैक्स। और जो सीवीटी है ये अब अशराफिया पे है, गरीब आदमी पे नहीं है, क्यों एक मकान, एक दुकान, एक शॉप आपकी उस पे एग्ज़ेम्प्ट थी। तो आम बंदा तो एक-एक घर अपना घर भी नहीं रखता। देखिए यूबी साहब सबसे पहले तो इस बजट के अंदर ये आप देखें बड़ी अट्रैक्शन है जिसमें इन्होंने प्रॉपर्टी सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए मैंने आपको शुरू में ये बताया कि ये बजट है ये एक्सपोर्टर्स के लिए, प्रॉपर्टी सेक्टर्स के लिए और आईटी वालों के लिए ये बजट जो है बेनिफिशियरी लोग वो हैं, उनके लिए सोचा गया है। इसमें इन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स के जो गेन टैक्सेस थे, जो ट्रांसफर में टैक्स पे होते थे 236 के और 236 सी, उनको टैक्सेस को कम किया है, तकरीबन आधा कर दिया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 236 के तो होने ही नहीं चाहिए कि एक बंदा जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो अगर टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता या उसके लिए कहीं कहीं एडजस्टमेंट नहीं करनी तो उसको क्यों आप टैक्स लगा रहे हो 236 के जो है। और 236 सी जो है वो ठीक है आप डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं, आप किसी बंदे की परचेज़ेज़ को शो करना चाहते हैं तो बेशुमार आपके पास सर्वे है, बेशुमार आपके पास साइट्स हैं, आरएलएफ है, जिससे आप जब स्टाम्प जारी होता है, हर उस परचेज़र का रिकॉर्ड उसके अंदर आ जाता है। आप उससे डाटा भी ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको टैक्स लगाएँ। उसके लिए आपको हर चीज़ आप आपके सिस्टम में है। सीएनआईसी हर चीज़ वेरीफ़ाई हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट के अंदर अगर प्रॉपर्टी सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए इसके साथ 70 इंडस्ट्रीज़ साथ अटैच हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ देखें जैसे अभी जो जंग के हालात थे, पाकिस्तान के अंदर कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हैं और वो सारा पैसा प्रॉपर्टी में जा रहा है। अब देखें कि लास्ट 1 से 2 माह के अंदर प्रॉपर्टीज़ के दफ्तरों में सेल परचेज़ शुरू हो गई है। प्रॉपर्टीज़ के प्लॉट सेल परचेज़ होंगे, वो कंस्ट्रक्शन भी होगी। पैसा हमारे मुल्क में जो पैसा बाहर के मुल्कों में जा रहा था, वो पैसा पाकिस्तान में वापस आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एक मुकाम बनाया है सफ़ारती तौर पे, जिसकी वजह से लोग इस कंट्री को अल्लाह पाक ऐसे ही रखे, सेफ एंड सिक्योर रखे और सेफ समझ के लोग इसके मुल्क के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह अच्छा, रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने भी कोई अपने बजट में कोई नया टैक्स लगाया अवाम पर? देखिए जी, पंजाब हुकूमत ने तो जो पॉलिसीज़ फेडरल की थी 7% पेंशन और 7% सैलरीज़ को बढ़ाया वो यूनियन और पंजाब ने वो बढ़ा बजाया दिया। और पीआरए को उन्होंने वो टैक्स चेंज ही नहीं किए। उन्होंने कहा जी इस टैक्सेस को पीआरए बढ़ाएगी क्योंकि उसका बजट बढ़ गया है। अब उसका टारगेट अचीव करने के लिए मैं समझता हूँ कि पीआरए को भी ब्रॉडेनिंग और टैक्स बेस की तरफ जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा मैंने ये कहा है कि एक्जिस्टिंग टैक्स पे से बोझ ना डाला जाए। जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनको रिलीफ दिया जाए। उनका टैक्स रेट ऑलरेडी देखिए हमारे जो रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। तो लेकिन अगर आप क्या देखें कि हमारे जो टैक्सेस रेट हैं, इनकम टैक्स देखिए 45% तक रेट्स हैं। सैलरी पे भी अगर हमने कोई छूट दी है, तो उसमें हमने सिर्फ सरचार्ज खत्म किया है। रेट्स तकरीबन हमारे वही हैं, जो मैक्सिमम सैलरी पे आज भी रेट 45% तक रेट जाता है। मुझे बताइए किस कंट्री के अंदर इतने ज़्यादा टैक्सेस रेट होते हैं? डायरेक्ट टैक्स इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सिंगल डिजिट पे लेके आना चाहिए, इनको वैट मोड में जाना चाहिए। सही वैट कह रहे हैं मोड में आप, लेकर लेकिन जाएँ। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तो एफबीआर वाला रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। मौजूदा टैक्स पेयर को नोटिस किए जाते हैं, वहीं छापे मारे जाते हैं, उन्हीं को बार-बार चेक किया जाता है। नए टैक्स पेयर बजाय पुराने टैक्स पेयर को ही क्लाइंट्स को अपने को बार-बार तंग किया जा रहा है। ये यूबी साहब जब तक इस मुल्क के अंदर वैट मोड नहीं आएगा, सिंगल डिजिट में सेल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जाएगा और डायरेक्ट टैक्स भी सिंगल डिजिट में नहीं आएगा जैसे लेकिन हमारे हमारा ऐसा माहौल भी तो नहीं है ना शेख साहब। हमारे जो कल्चर है पाकिस्तान का, वो दुबई का कल्चर से बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए यूबी या साहब हमें जी, वो जी। माहौल बनाना पड़ेगा। हमें हमें उस तरफ ले जाना पड़ेगा आवाम को अच्छा, आशिक अपना। अली साहब, इसमें वफाकी बजट में हुकूमत ने डायरेक्ट टैक्सेस को फोकस किया है या फिर दोबारा इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ही रुझान है? देखिए यूबी साहब इस वक़्त जो बजट उन्होंने पेश किया है, उसपे इन्होंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों पे फ़ोकस किया। आप देखें थर्ड शेड्यूल के अंदर सेल टैक्स के अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ों को ऐड कर दिया है ओके। और उसके अलावा जितने जो टैक्सेस थे, जो एग्ज़ेम्पशंस थी, आपके घी हैं, जूते हैं, वो सारे थर्ड शेड्यूल में चले गए हैं। सब अब पे तो वो टैक्सेस तो हैं। आम बंदे को सारा बोझ तो ये आम बंदे के ऊपर ही फिर जाएगा ना देखिए ना शेख साहब। इनडायरेक्ट टैक्स पे इन्होंने जो मुश्किल कर दी है, 21 में सेक्शन में 21 में तब्दीली कर दी है, 8 बी में चेंजिंग कर दी है। अब इन तमाम ये चीज़ें हम वन बाय वन सेक्शन में डिस्कस करें तो काफ़ी लंबा आपका प्रोग्राम हो जाता है। जी, जी। हम मेनली ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में
अब एक रिटर्न ना जमा कराने का जुर्माना पहले 5,000 था, फिर 10,000 हुआ, 10,000 से 50,000 कर दिया। जी, जी। अब क्या इस बंदे को एक बंदा रिटर्न अगर इन टाइम फाइल नहीं कर सका ड्यू टू एनी रीज़न, उसमें रेवेन्यू लॉस भी कोई नहीं है, गवर्नमेंट एक्सचेकर को कोई नुकसान भी नहीं है। जी, तो जी। 50,000 वो इस पेनल्टी पे करेगा कि वो उसकी गलती ये है कि वो रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में और उसने रिटर्न फाइल नहीं की और उसे 50,000 जुर्माना देना है। जो नहीं रजिस्टर्ड वो सुकून में है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की हार्श असेसमेंट और पेनल्टीज़ जो हैं, सेक्शन 33 के अंदर अमेंडमेंट की है, ये फिल फोर विथड्रॉ करनी चाहिए। अच्छा, आशिक साहब एक लफ्ज़ में बताया सुपर टैक्स जो 50 करोड़ तक ले गए हैं लिमिट को 15 करोड़ से और सीवीटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जो फ़ॉरेन जिनके असासे थे वो आम बंदा तो नहीं था। आप समझते 7ई को ख़त्म कर दिया गया जिनके पास कई-कई प्लाट थे, कई प्रॉपर्टीज़ थी। तो वो आम बंदे तो नहीं थे। आप समझते हैं दुरुस्त इक़दाम है हुकूमत का? जी, यूबी साहब 7ई को जो एक माह पहले जो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो बड़ा खुशाइन था। उसको ख़त्म करना वो बेसिकली है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हमने भी कई फोरम में मैं खुद इसमें अपना पिटिशनर था और उसमें कौंसल था। तो उसमें हम समझते हैं कि ये 7ई ख़त्म कर दिया और इससे प्रॉपर्टी के अंदर बूस्ट-अप आया। इसी तरह जो अपना 4C का इश्यू था, वो भी अभी को सब जुडिस मैटर जो है, वो भी ख़त्म होना चाहिए। देखिए, पहले 4B था, फिर 4C हुआ, अब इन्होंने उसकी लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया। देखिए, ये जो टैक्सेस हैं, इससे रेवेन्यू कलेक्शन करने की बजाय आपको चाहिए कि जो हमारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं, जिन पे हम जिनको नेट टैक्स में लेकर आ सकते हैं, उनको टैक्स नेट पे लेकर आएँ, उनसे ये जो डिफरेंस आ रहा है, उसमें कलेक्शन करें। इस बजट के बाद आप समझते हैं फाइलर और जो नॉन फाइलर है, ये जंग व जदल का बाद होगा। आप समझते हैं ये जंग इससे भी बढ़ जाएगी? ये भी क्यों सब फाइलर नॉन फाइलर को पहले तो हम समझते थे मैं 2% टैक्स ज़्यादा दे दूँगा, टैक्स नेट में नहीं आऊँगा। लेकिन अब फाइलर नॉन फाइलर तो खुश रहेगा या नॉन फाइलर अब खुश रहेगा? मैं ये भी सब समझूँ कि नॉन फाइनल इसमें खुशी में है। अगर हम उसको खुद उस तरफ धकेल रहे हैं कि वो कैश इकोनॉमी में काम करें। अगर हमें लोगों को डॉक्यूमेंटेड करना है तो हमें पॉलिसीज़ वो बनानी पड़ेंगी जो 5 ईयर्स के लिए होंगी फाइलर के और तो रेट कम किए गए हैं कि नॉन फाइलर के भी रेट कम हुए हैं? नहीं सर, फाइलर के जो रेट है इस दफ़ा तो उन्होंने कहा जी जो बंदा सरचार्ज जो ₹1000 देके फाइलर हो जाता था, अब उसका रेट 25,000 कर दिया है। यानी कि यानी कि वो टैक्स रिटर्न में आए ही ना। जो नॉन एक्टिव था पहले वो ₹1000 दे के एक्टिव लिस्ट में आ जाता था एटीएल में। जी, जी। इसका मतलब वो 25,000 दे दिए बगैर एटीएल लिस्ट में नहीं आएगा। वो 80 लिस्ट में नहीं आएगा। इसी तरह एओपी का रेट भी डबल कर ब एक रैशनलाइज़ रेट होना चाहिए ना, डबल कर दें आप 2-3 3 गुना कर दें। आप उसको 25 गुना बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो नया बंदा एनटीएन लेगा एटीएल लिस्ट के लिए, क्या वो भी 25,000 जमा करवाएगा? जी होना तो ये चाहिए जो फ्रेश एंटी है जिसमें जो 166 या 14 नहीं लगता, उसपे रिटर्न देना ज़रूरी नहीं है, उसको तो ऑटोमैटिकली फाइलर होना चाहिए। लेकिन ठीक। ऐसा सिस्टम में है वो ऑप्शन ही कोई नहीं है कि वो फाइलर हो, उसको फिर जाके कमिश्नर से जाके अपना एनओसी लेना पड़ता है, कोई एग्ज़ैम्पशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम वो पॉलिसीज़ बनाएँ जो 5 इयर्स के लिए हों और पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी हो। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसके अंदर कंटिन्यूटी कोई नहीं होती। आज हम फिक्स्ड टैक्स रेजीम लेकर आ रहे हैं और पिछले साल हम ताज-ए-दो स्कीम लेकर आ रहे थे। तो हम क्या हर साल तजर्बात करते रहते हैं। अच्छा आशीष साहब वैसे ताजिर बरादरी से खैर मकदम कर रही है फिक्स टैक्स स्कीम का। जी, जी। आप समझते हैं फिक्स टैक्स स्कीम कामयाब होगी? जी, मैं समझता हूँ अगर हुकूमत चाहे किस और तरह कामयाब एफबीआर होगी? चाहे जो इसको साहब का स्कीमों का जो रिकॉर्ड है और जो पीछे उसकी परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, वो सब पहले भी आप कह चुके हैं ताजर 2 स्कीम के बारे में। आज तक उसका नहीं बताया गया, उसमें हुकूमती वसाइल कितने इस्तेमाल हुए, तशहरी मुहिमात जो चलाई गई, वो कहाँ तक की थी, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, कितने लोग रजिस्टर हुए, अब उनकी क्या सूरत-ए-हाल है? आज तक अवाम के सामने कोई अदाद-ओ-शुमार नहीं रखे गए। इसके बावजूद आप नई टैक्स स्कीम किस तरह कामयाब कर सकते हैं? देखिए यूबी साहब आज हमारे मुल्क में 78 साल हो गए हैं, हम अब तक एक रिटर्न फाइनल नहीं कर पाते। हर साल रिटर्न में चेंजिंग ले आते हैं, हर साल नई स्कीम ले आते हैं, कोई ना कोई तजर्बात ही कर रहे हैं और तजर्बात पे हम पैसा भी लगा रहे हैं। वो अवाम का जो टैक्स का पैसा इकट्ठा किया हुआ, वो अरबों रुपया इन तजर्बात पे हम ज़ाया कर रहे हैं। हमें चाहिए कि सिंपलीफाइड रिटर्न हो। ताजे-दो स्कीम में अट्रैक्शन ये है कि इसमें एक मुनासिब प्राइस है 25,000 किसी ताजिर को देने के लिए, रिटेलर के लिए जो टियर 1 रिटेलर में आता है, जिसकी ये 200 ये मिलियन से कम अच्छा, सेल है, ये तो वो इसके अंदर आएगा। पहले जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाएगी, वो तो पहले 25,000 कैश ही देना पड़ेगा। साल बाद जब टर्नओवर के हिसाब लगाया जाएगा, ये 20 करोड़ से नीचे है, 20 करोड़ तक है तो 1% टैक्स है उसके ऊपर। 25,000 देना भी तो कोई आसान है काम।
अपना यूबी साहब, इसमें उसने अपना जो टैक्स उसका डिडक्शन विद होल्डिंग कटा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में, वो मोबाइल पे, एडजस्ट हो जाएगा। वो एडजस्ट हो जाएगा। टैक्स उसका ऑडिट सस्टेशन हासिल होगा। 8 तक ना हो जाएगा, क्या ये उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा भी तेरे ऑफिस में कोई नहीं है अगर सच पे यकीन दुकान पे। होता तो गुड़ खा के मर नहीं जाते, हुए फिक्रा बोलते हैं ना। यकीन होता ये तो। ऐसी चादर है जो मुँह पे ले लें तो पाँव नंगे हो जाएँगे, पाँव से नी चा च पाँव पे ले लेंगे तो मुँह नंगा हो जाएगा। वैसे आशिक तो अली ये साहब, एक हमें ये कोरा गुड़ पड़ना पड़ेगा मैंने और ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ये इसके बगैर ब्रॉडनिंग को टैक्स कल बेस नहीं भी होनी। मैंने इस पे व्लॉग किया था फिक्स टैक्स स्कीम पे। तो 50 अरब रुपए हुकूमत चाह रही है, इससे हम इकट्ठा करेंगे। 50 अरब रुपए तो एक बहरी टाउन में चले जाएँ तो वहाँ भी इकट्ठा हो सकता है। 50 अरब तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन उसकी हिकमत अमली क्या होगी? एफबीआई ने कोई रोड मैप नहीं दिया, वो किस तरह लोग टैक्स नेट में आएँगे। तो आके कारी हबीबुर्रहमान ज़ुबैरी साहब फरमाते हैं, जनाब लाइव सर्वे करवाएँ, हैं? आपके जो ग्रेजुएशन लड़के हैं, जिनको लैपटॉप चलाना आता है, प्रिंटर चलाना आता है, हाथों में प्रिंटर पकड़ें, फौरी मतलब शनाख्ती कार्ड लें, रजिस्ट्रेशन करें, 25,000 जमा करें, उसको रसीद दें, आप रजिस्टर्ड हैं। लाइव सर्वे होंगे मार्केट, हर मार्केट में कम से कम 500 हज़ार दुकान तो है, और एक-एक प्लाज़े में हज़ारों दुकानें नहीं, ज़्यादा दुकानें हैं। जी, यूबी साहब, मैं ज़ुबैरी साहब की इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। अगर देखें 25 करोड़ आबादी में से अगर हमारे आज भी 6 मिलियन मैक्सिमम जी, जी। विदाउट पोटेंशियल जो टैक्स पेयर्स के, इसमें नील वाले भी शामिल हैं, फॉर द टाइम ऑफ जो फाइलर होते हैं वो भी शामिल हैं। तो इतने लोग सारे मिला के, जिसमें हमारे एम्प्लॉइज़ भी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी, नर्सें भी, टीचर भी सब शामिल हैं, तो 6 मिलियन लोग बनते हैं, जो हमारा चलो, फिगर है। वो भी ना माने आशिक हमने साहब, ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस पे जाना है, हमने किसी ना किसी तरीके से लोगों को लाहौर फ्रेंडली में पॉलिसीज़ में लेकर आना लाहौर है। में 10 टाउन है, आशिक अली राणा साहब, 10 टाउन है। चलो कैंट निकाल भी दें एक, जिसमें डीएचए भी आता है, डीएचए के बड़े-बड़े प्लाज़े भी आते हैं, उनको भी छोड़ दें। 9 टाउन को लगा लें। अगर हम दातागंज बख्श टाउन की हम बात करें तो उसमें 187 मार्केट है। अगर 187 मार्केट में सिर्फ़ 1000 दुकान लगाई जाए, 25,000 को जब उनको 1 लाख मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करें, 1,87,000 बनती है दुकानें। 1000 दुकान सिर्फ़ लगाएँ तो। और 1,27,000 को जब हम 25,000 जो जमा करना है नगद कैश में, वही 4 अरब 67 करोड़ 50 लाख रुपया बन जाता है। एक मार्केट, एक एक टाउन से। ये तो मैंने कम से कम फ़िगर बताई है आशिक़ अली सर, जी, जब जी। आप लाइव सर्वे करेंगे, तो ये तो एक-एक मार्केट में 500-500 दुकानें हैं, एक-एक प्लाज़े में 150 200 दुकानें हैं। तो यूबी ये साहब, तनख़्वाह वो दुकानों को, एक ही टाउन में दुकानें, वो 3 4-4 5-5 हज़ार तक पहुँचेंगी। जी, यूबी साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फिक्स्ड टैक्स रेज़ीम अगर गवर्नमेंट जो है इसमें पूरा ज़ोर लगाए अपना, और दोस्तों अपना जितने भी लोगों को है एक पॉलिसी ऐसी बनाए, लोग खुश ब खुश होकर इस टैक्स नेट में आएँगे। इससे आपकी कंप्लायंस लेवल बढ़ेगा। इससे आपका ये होगा कि आपका जो कंप्लायंस आज मैक्सिमम 6 मिलियन के करीब है, वो आपका डबल हो जाएगा। अच्छा आशिक़ इसमें अली साहब, तमाम ताजर खुशी से शामिल होंगे, जिसमें ऑडिट से मुस्तशना होंगे, पेनल्टीज़ नहीं लगेंगी। असल प्रॉब्लम लोगों को फ़ियर होता है, वो सिर्फ़ टैक्स दोस्त पॉलिसीज़ नहीं होती। लोग डरते हैं टैक्स नेट में आना, इनका खौफ दूर करना पड़ेगा। तो आशिक़ इसके अली खान लिए साहब, आप कहते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर बूम करेगा, क्योंकि उसके जो टैक्स रेट है फिर आधा परसेंट कम कम कर देंगे। अगर पहले 22 लाख रुपए एक रजिस्ट्री पे खर्चा आता था, तो अब 11 लाख आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी। लेकिन प्रॉपर्टी तो आम बंदे की, तो मिडल मैन की, बंदे सफ़ेद पोश की तो पहुँच से बहुत दूर जा चुकी है, जितनी महँगी प्रॉपर्टी हैं। तो ये तो कारोबार वालों, करने वालों को फ़ायदा होगा, तो क्या आप समझते हैं ये प्रॉपर्टी सेक्टर दोबारा बूम करेगा? देखिए यूबी साहब, प्रॉपर्टी सेक्टर के बूम होने से जो आम आदमी है उसको मज़दूरी भी मिलेगी, शीशे वाला शीशा बेचेगा, उसकी लेबर काम करेगी, जो बिल्कुल फैक्ट्रियाँ बंद हुई पड़ी थी, ईंटों के भट्ठे हैं, इसी तरह सीमेंट है, रेत के मामलात हैं, इसी तरह जो आपके टाइलिंग का काम है। आप कभी मार्केटों में सर्वे करें, दुकानदार पिछले सालों से फ्री बैठे हुए थे। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा था, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा था। अब चूँकि 7 ही खत्म हुआ है, आपके जो विथहोल्डिंग टैक्सेस के रेट कम हुए हैं, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है, लोगों को इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी नज़र आ रही है, सेफ्टी नज़र आ रही है, मुआशियत अपनी बहाली की तरफ जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये इस हुकूमत का तीसरा बजट है। लोगों का अब इसमें इत्तेमाद है। मैं हुकूमत से ये इल्तिजा करूँगा कि अपनी पॉलिसी पे कंसिस्टेंसी रखें, अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यूटी दें, ताकि लोगों का इत्तेमाद बहाल हो उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। हम आए रोज़ जो है मिनी बजट ना लेकर आएँ, हम इसमें तब्दीलियाँ लेकर ना आएँ, ताकि लोगों को पता हो कि अपनी जब वो अपनी कॉस्टिंग करें,
एक्सपोर्ट करने के लिए या लोकल बिज़नेस करने के लिए उनको ये पता हो कि वो हमने हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को कैसे कम्पीट करना है। हमें एक्सपोर्टर्स को तवज्जो देनी चाहिए, इस बजट में एक्सपोर्टर्स का बजट है। ये बजट ताजर दोस्तों का है। ये बजट जो है सैलरी का रिलीफ है, इसमें 4C की भी लोगों को एग्ज़ेम्पशन दी गई है। इस बजट के अंदर आईटी वालों को प्रमोट किया गया है ताकि मुल्क के अंदर फॉरेन रेमिटेंस आए, फॉरेन रिज़र्व आए। बट इसके प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो एफबीआर के जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो इस पे काम करे, इस स्कीम को, फिक्स टैक्स रेजीम को कामयाब करने के लिए कोशिश करे। तमाम मिलकर इसको कामयाब करेंगे, ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस होगी, मुल्क के अंदर रेवेन्यू आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो फिर इसकी खुशहाली होनी है। ओके, आशिक साहब, जो ये अब फेसलेस का जो निज़ाम एफबीआर की तरफ से मुतारफ़ करवाया जा रहा है, आप समझते हैं फेसलेस निज़ाम से करप्शन का खात्मा होगा? देखिए यूबी साहब, ये बहुत एक मॉडर्न निज़ाम है, जो मैं समझता हूँ कि वो निज़ाम जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ ये किया जाता है, फेसलेस स्कीम है या एआई के मतलब लोगों को अभी आगाही नहीं है। अभी जो मॉडर्न जो हमारे सिटीज़ हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इन जगहों पे तो लोगों को थोड़ा नॉलेज है। टैक्स पेयर्स जो हमारे बैकवर्ड एरिया में या रूरल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे नेट की फैसिलिटी भी नहीं है, लोग आज भी मैनुअल रिटर्न लेके जमा कराने के लिए होते हैं। तो उन लोगों को कैसे हम इस तरह लेकर आएँगे कि फेसलेस देखें, फेसलेस वो चीज़ है कि आपने ऑर्डर में जमा लिख के रिप्लाई कर दिया, जो उसने ऑर्डर कर दिया, आपकी अपील भी फेसलेस में है। यानी कि आपने अगर 127 अपील में कमिश्नर अपील में जाना है, वो भी फेसलेस है, आपका नोटिस भी फेसलेस है, सारी चीज़ें एआई पे हो जाएँगी, तो इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होंगी। हमें अपना मैनुअल मॉड्यूल जो इसके पैरेलल चल रहा है, उसको चलाना पड़ेगा, लोगों को आस्ता-आस्ता इस तरफ लेके आना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। लेकिन एआई भी तो आशिक साहब एक की है, जो उसको बताया जाए जिस तरह हम उससे काम लेना चाहें, वो तो उसी तरह काम देती है। वो टैक्स पेयर की मजबूरी क्यों या उसकी कारोबार क्यों, वो उसका कारोबार बंद है या 4 दिन से 4 महीने से कारोबार बंद है, एआई तो उसको नहीं समझती। एआई को तो जो भी डायरेक्शन दी जाएगी तो वो काम कर दिखाएगी। ये सब मैं समझता हूँ इस पे जो है ये चीज़ें कोर्ट में जो है ना ये कंटेस्ट होंगी, ये चीज़ें अभी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ये हम ऐसी कानून चीज़ें बनाते हैं बड़े ममालिक के बराबर के, लेकिन जो असल में जो फुकदान असल में है वो है शऊर-आगाही का, एजुकेशन का। या तो हम किसी को एजुकेशन दें या शऊर-आगाही दें, उन लोगों को, अवाम को शऊर-आगाही दें, हम इस तरफ जा रहे हैं, उसके लिए कौम को तैयार किया जाए। लेकिन हमारे तो रात को पॉलिसी बनती है, सुबह उसका नफाज़ हो जाता है और फिर उस पर जब मार पढ़ के आखिर में पता लगता है उसको ख़त्म कर दिया गया। सीबीटी भी इस तरह ही था, 7ई भी तो इसी तरह था, सुपर टैक्स भी इसी तरह था। जब देखा इसमें कामयाबी नहीं तो उसको वास हम फैसले को वापस ले लेते हैं। ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये पॉलिटिकल विल है या हमारी नाकामी है या हमारे सिस्टम की नाकामी है। आप क्या समझते हैं या क्या हो सकता है? एफबीआर मजबूर है, हुकूमत मजबूर है या आईएमएफ की डायरेक्शन है इसको आईएमएफ तो नहीं कहता आप गलत फैसले करें। आप अशराफ़ से टैक्स ना लें, गरीब से टैक्स लें। देखिए यूबी साहब, ये जो बजट होता है आपको पता है कि हमने कर्ज़े लिए हैं आईएमएफ से, तो आईएमएफ की डायरेक्शंस होती हैं कि आप अपनी ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस बढ़ाएँ, अपना हमने सर टैक्स नेट आईएमएफ बढ़ाएँ। ये तो नहीं कहा 6 लाख वाले से आप उसको टैक्स नेट में लाएँ। 15 करोड़ जो कमा रहा है उसको वो 1% टैक्स वो भी खत्म कर लेकिन दें। यूबी साहब, जो अमेंडमेंट्स और चीज़ें कुछ आती हैं, आईएमएफ की परमिशन और रज़ामंदी के बगैर नहीं होती। इसमें जो फेसलेस वाला इशू है, ये हमारे यहाँ पे कल्चर अभी लोगों का इस हद तक नहीं है कि वो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज़ करें और आईए में लेके जाएँ। वक़्त देखिए एआई एक बिज़नेस टूल है, ये हमारे ऑफ़िसेज़ में और जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये नो डाउट, इसमें हमें इनकारी नहीं है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके एक फ़ैसला, ये चीज़ें आपको विदाउट एनी अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। देखिए, जब आप कोई चीज़ें होती हैं, आपने पर्सनली अपॉर्च्युनिटी जो है पर्सनल हियरिंग के दौरान अपने केस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीज़ें को अपना केस को प्लीड कर सकते हैं, वो आप एआई पे छोड़ के उसके रहमो-करम पे वो डिसीजन हो जाए और अपील भी आपकी उसी डिसीजन पे चले जाए। मैं समझता हूँ कि किसी को इस हद तक विदाउट डी अल्टम पार्टम बेकानून है, विदाउट अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आप किसी को टैक्स नहीं लगा सकते, चीज़ों को नहीं कर सकते। देखिए सिस्टम है, आप उसके बगैर सिस्टम से एकदम हट जाएँगे तो वो अभी नहीं, अभी हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ों को टाइम लगेगा, तो इसमें हमें टाइम देना चाहिए। शुक्रिया निगार साहब, आपको बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारा एक्सपर्ट के आपने गुफ्तगू सुनी। आज थोड़ा-सा हम तज़किया किया था फेसलेस पे और सबसे बड़ी आज के जो प्रोग्राम में खबर है वो ये है कि जो अब पहले ₹1000 देकर आप एटीएल की लिस्ट में आ जाते थे, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में, तो आपका डबल टैक्स नहीं कटता था।
अगर अब आप नॉन एक्टिव की लिस्ट में आ गए तो 25,000 आपको जुर्माना देना पड़ेगा, उसके बाद आप पेड की लिस्ट में आएँगे। तो नाज़रीन, फिक्स टैक्स स्कीम में जिसमें कहा जा रहा था, जो बंदा इसमें रजिस्टर होगा पहले 25,000 जमा करवाएगा, ये तो नए लोग थे जो इसमें सिस्टम में आएँगे, वो 25,000 पहले कैश देंगे। तो लेकिन जो पुराने लोग ऑलरेडी अपना गोशवारा जमा करवा रहे हैं, अगर बर वक़्त वो अपना गोशवारा जमा नहीं करवाएँगे, जल्दी हाँ, किसी वजह से उनका नाम एटीएल लिस्ट से निकल गया, तो दोबारा एटीएल लिस्ट में आने के लिए 25,000 जमा करवाएँगे, फिर आप एटीएल लिस्ट में आएँगे। इसलिए होशियार हो जाएँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफ़ज़ल हबीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।